प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थी जो हिंदी विषय से शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए हमने जो पाठ्यक्रम जारी किया है, पाठ्यक्रम में जो पहला हमने अपने स्ट्रैटेजिक यानी रणनीति में कहा है कि मैं सबसे पहले हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं उसका विकास पढ़ाऊँगा। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के परिप्रेक्ष्य में जो उपविभाग किया है, उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा एवं साहित्य, उसके अंतर्गत जो उपविभाग हैं जैसे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत और संस्कृत, यानी कि 2400 से 1500 से 500 बीसी तक हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है। अब आइए उसके बाद जो हमने बताया है कि संपूर्ण साहित्य चाहे वो वैदिक रहा हो, चाहे प्राकृत रहा हो, चाहे अ, पुरानी हिंदी या अवहट्ट या अपभ्रंश अवहट्ट या संक्रांति कालीन हिंदी, मध्यकाल या आधुनिक काल तक संपूर्ण साहित्य को भाषा वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बाँटा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और उसका साहित्य, उससे संबंधित जो उपविभाग हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और संस्कृत को बता दिया है। अब आइए दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसके बारे में जानते हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 बीसी से 1000 ईस्वी तक रखा गया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 बीसी यानी पाणिनि काल से 1000 ईस्वी तक रखा गया है। तो जो संपूर्ण साहित्य है उसको तो 3 भागों में बाँटा गया है, प्लस इसके बाद जो उसका पहला पार्ट पढ़ा दिया हूँ, दूसरा पार्ट है उसमें भी उपविभाग किए गए हैं। तो जो ऐसा कि भाषा वैज्ञानिकों ने बाँटा, हमें किताबों में मिला है, पंडित भोलानाथ तिवारी जी हैं, सरस्वती पांडे हैं, रामकिशोर शर्मा जी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका हमने सहारा लिया है। इन्होंने जो भाषा वैज्ञानिक मूल रूप से भोलानाथ तिवारी, सरस्वती पांडे और प्रोफेसर रामकिशोर शर्मा जी, इनका हमने सहारा लिया है। तो जो वहाँ हमें मिला है, जो प्रश्न पूछा जाता है, उसके अनुसार हमने अपना सिलेबस तैयार किया है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो मध्यकाल रहा है, हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल रहा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य आर्य भाषा के परिप्रेक्ष्य में यह काल पूरा का पूरा काल प्राकृत काल कहा जाता है। पूरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और साहित्य जो भी रहा है, इसका जो काल का जो नामकरण हुआ, इस नामकरण में इस पूरे काल को यानी कि 500 बीसी से 1000 ईस्वी सन तक के काल को प्राकृत काल के नाम से ही जाना गया है। इस प्राकृत काल को भी भाषा वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बाँट दिया है। प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय प्राकृत काल। तो प्रथम प्राकृत काल को पाली के नाम से जाना जा गया, पाली युग चला उस समय। तो जो पाली युग था, पाली जो भाषा थी, वो आम जन की, सामान्य जन की भाषा थी। आम जन बोलता था, जिसमें बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस भाषा को अपने उपदेश का माध्यम बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इसको समझने बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे। इसलिए पाली भाषा को भगवान बुद्ध ने यानी बौद्ध धर्म ने अपनाया और सारे बौद्ध साहित्य लगभग पाली में ही मिलेंगे। उसके बाद द्वितीय प्राकृत काल आता है। द्वितीय प्राकृत काल को प्राकृत के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय प्राकृत काल जो चला है वो 1 ईस्वी सन से 500 एडी अन्ना डोमिनो यानी कि ईश्वर के जन्म के बाद की स्थिति एडी तक यानी कि ईस्वी तक चला है। यानी कि पाली काल जो चला वो 500 बीसी यानी कि पाणिनि काल से लेकर 1 ईस्वी सन ईसा मसीह के जन्म वर्ष तक
चला और 1 ईस्वी से 500 एडी तक यानी कि ईस्वी तक जो काल रहा वो प्राकृत काल रहा। इसे द्वितीय प्राकृत काल के नाम से जाना गया और उसके बाद तृतीय प्राकृत काल जो रहा है उसे अपभ्रंश के नाम से जाना गया। अपभ्रंश माने भ्रष्ट, गिरी हुई, नीच या एकदम गंवारू भाषा। जो वह उस समय के जो प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित हुआ करते थे, उन्होंने अपभ्रंश नाम दिया कि ये एक भ्रष्ट है, बिल्कुल गिरी हुई भाषा, इसमें न कोई व्याकरण है, न कि शुद्धता है, न इसमें कोई मानक है, न परिनिष्ठता है। तो इसे भ्रष्ट या गिरी हुई भाषा कहा गया, इसीलिए इसे अपभ्रंश या भ्रंशी हुई, धसी हुई भाषा के नाम से जाना गया। तो द्वितीय प्राकृत काल प्राकृत काल और तीसरी प्राकृत काल 500 एडी, यानी कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो काल भाषा वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया उसे तृतीय प्राकृत काल यानी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों मैं लिख के बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के परिप्रेक्ष्य में जो भाषा वैज्ञानिकों ने वितरण किया है, यानी कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रश्न जो बनता है इसी तरह से बनता है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 से 1000 ईस्वी तक चला और इसके अंतर्गत जो उपविभाग किए गए हैं, उपविभाग में प्रथम, क्योंकि ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा यह मूलतः क्या था, प्राकृत काल था। इसे प्राकृत काल, प्राकृत मतलब होता है प्रार्थनकृत। कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इसे, इसका जो अर्थ लगाया है पहले से कृत, पहले से जो चली आ रही थी भाषा। दूसरा अर्थ उन्होंने लगाया प्राकृत, प्रकृति से संबंधित, जो नेचुरल, नैसर्गिक रही है। तो नैसर्गिक रूप से यानी प्राकृतिक रूप से चली आई है वो प्राकृत कही गई, या तो फिर पहले से यानी कि प्राकृत यानी पहले से बनी हुई भाषा चली आ रही, यानी जो पहले से चली आ रही थी, जो व्यवहार में चली आ रही थी, जो उसका व्यवहार सबसे निचले स्तर पे होता था, क्योंकि भाषा के कई स्तर चलते हैं। सबसे ऊपरी स्तर, सबसे उच्च, सबसे श्रेष्ठ और कुलीन भाषा चलती है जिसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। उसके बीच में मध्य भाषा, उसके नीचे और भाषा, इस तरह से कई प्रत चलती है भाषा की। तो इसीलिए बोली कहा जाता है, बोली के बाद जब विराट होती है तो विभाषा कहा जाता है, विभाषा के बाद तो भाषा बनती है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल इसे प्राकृत काल के नाम से जाना गया। इसका समय 500 बीसी से 1000 ईस्वी सन तक या 1000 एडी तक का काल निर्धारित किया गया। इसका उपविभाग जो किया गया है वो 3 भागों में किया गया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विभाग जो उपविभाग किया गया है उसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है प्रथम प्राकृत काल, प्रथम प्राकृत काल। प्रथम प्राकृत काल को पाली के नाम से जाना गया है। पाली, इसका समय 500 बीसी से 1 ईस्वी सन तक भाषा वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है। प्रथम प्राकृत काल को पाली के नाम से जाना गया और पाली भाषा जो है उसमें इसमें यह इस भाषा में जो साहित्य रचे गए, ज़्यादा से ज़्यादा जो साहित्य रचे गए वो बौद्धकालीन साहित्य, यानी बुद्ध के, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश, सारे ग्रंथ लगभग इसी में पाली में ही मिलते हैं। पाली को पल्ली या पलियाली कई नामों से जाना गया बीच-बीच में। तो इसके बाद मैं जब पढ़ाऊँगा तो पाली का इतिहास पूरा पढ़ाऊँगा और पाली का पूरा व्याकरण पढ़ाऊँगा, जो पाली से प्रश्न पूछता है, उसकी जो साहित्य है, उसकी विशेषता है, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, उसकी समसामयिकता क्या रही हैं, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसका प्रासंगिकता क्या रही है, साहित्यों को लेकर के मैं सारी चीज़ें विस्तार से बाद में बताऊँगा। तो आइए जानते हैं प्रथम प्राकृत काल। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल रहा उसे प्राकृत काल से नाम से जाना गया, जिसका काल 500 बीसी से 1000 ईस्वी सन तक। इसका जो उपविभाग किया गया उसका प्रथम भाग है प्रथम प्राकृत काल, जिसे पाली के नाम से इंगित किया गया भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। ज्यादातर हम भोलानाथ तिवारी जी, सुशोधना पांडे, प्रोफेसर रामकिशोर शर्मा, ये किताबों में यही मिलता है और यही प्रमाणिक रूप में मानी जाती है। इसके अलावा इसको पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने भी स्वीकार किया है।
लगभग यही हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यही मान के चलते हैं। ग्रियर्सन भी रहे हैं, एडिसन ग्रीव्स भी रहे हैं। उसके अलावा और भी जो रहे हैं, इनको जो बाँटने वाले रहे हैं इतिहासकार, भाषाकार, सबने लगभग यही माना है। तो प्रथम प्राकृत काल को पाली काल का नाम से जाना गया, जिसका समय 500 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की स्थिति जो 500 स्थिति रही है, वो से 1 ईस्वी सन तक प्रथम प्राकृत काल के नाम से जाना कि पाली काल। अब आइए दूसरा, द्वितीय द्वितीय प्राकृत काल। तो द्वितीय प्राकृत काल को प्राकृत के नाम से जाना गया। यह प्राकृत काल रहा है। द्वितीय प्राकृत काल को प्राकृत के नाम से यानी कि प्राकृत के नाम से जाना गया, जिसका समय 1 ईस्वी सन से 500 एडी अन्ना डोमिनो यानी कि ईश्वर के जन्म यानी सामान्य वर्ष के बाद की स्थिति जो 5 एडी की स्थिति थी, उसे एडी के नाम से जाना गया। अन्ना डोमिनो यानी कि 1 ईस्वी सन से 500 एडी तक द्वितीय प्राकृत काल यानी कि प्राकृत काल भाषा वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया। और इसके बाद तीसरा काल जो उन्होंने निर्धारित किया, उसे तृतीय प्राकृत और काल के नाम से जाना गया, जिसे अपभ्रंश अपभ्रंश काल के नाम से, अपभ्रंश भाषा यानी कि पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। तो ये अपभ्रंश भाषा का काल यानी कि अपभ्रंश काल निर्धारित किया। अपभ्रंश का मतलब होता है, एक अप माने गिरा होता है, भ्रंश माने भ्रष्ट हुआ। तो ये अपभ्रंश जो नाम दिया, उस समय के जो प्रकांड विद्वान साहित्यकार हुआ करते, पंडित हुआ करते थे, उन्होंने जो लोक भाषा, जन भाषा, गामिल भाषा, ग्रामीण भाषा या नीचे गिरी हुई भाषा, जो लोग गिरे भाषा अपने निचले स्तर की भाषा बोलते थे, उसे अपभ्रंश के नाम से या बिगड़ी हुई भाषा या भ्रंशित भाषा के नाम से उन्होंने इसको इंगित किया। इसलिए इसलिए ज़्यादा जो भी मिलता है इतिहास की किताबों में, भाषा की इतिहास की किताबों में, तो वह अपभ्रंश नाम से जाना जाता है। इसलिए इसके अपभ्रंश नाम काल से इंगित किया गया, यानी कि तृतीय प्राकृत काल का काम समय अपभ्रंश काल निर्धारित किया गया है। ये 500 एडी से 1000 ईस्वी सन तक चला है। तृतीय प्राकृत काल, अपभ्रंश काल 500 एडी से 1000 ईस्वी सन तक चला। ये तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा यानी कि प्राकृत काल का वितरण 3 उपविभागों में भाषा वैज्ञानिकों ने किया है, जो कि मध्यकालीन काल को प्राकृत काल से, तो 3 प्राकृत काल हुए। प्रथम प्राकृत काल पाली, द्वितीय प्राकृत काल प्राकृत, तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश। प्रथम प्राकृत काल पाली का में साहित्य जो रहा है, वो बौद्ध धर्म का साहित्य का वर्चस्व रहा है। सारे बौद्ध धर्म का साहित्य लगभग इसी में रहे हैं। कारण इसका था कि जब कोई भी भाषा संस्कृत निष्ठ हो जाती है, सुसंस्कृत हो जाती, सभ्य हो जाती है, यानी कि व्याकरण निष्ठ हो जाती है, जिसमें नियमों कानूनों का अंबार लग जाता है, तो आम व्यक्ति के लिए समझना कठिन हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। इसलिए जब दुष्कर हो जाता है, तो आम आदमी किसी भाषा का गुलाम नहीं होता है। वह एक नए ऑप्शन की तरफ मुड़ जाता है, तो उसको जो रास्ते मिलता है उसी को अपना लेता है। तो समय-समय पर जब संस्कृत साहित्यिक भाषा बन गई, पंडितों की भाषा बन गई, तो उसका विनाश हो गया, क्योंकि वो कम ही लोगों द्वारा समझी जाती थी, कम ही लोगों द्वारा बोली जाती थी। जब लोक तत्व, जिस भाषा को जीवित रहना है, तो भाषा हमेशा लोक तत्व की सहारा लेती है, जन की सहारा लेती है। जिनकी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, उन्हें वही भाषा जीवित रहती है। उसके बाद बाकी भाषाएँ अवशिष्ट हो जाती हैं या लुप्त होने के कगार पे खड़ी हो जाती हैं, जो कि कई उनका इतिहास होते हुए भी, समृद्धशाली इतिहास होते हुए भी, वो भाषा कुछ लोगों में संकुचित होकर रह जाती हैं, जिसका धीरे-धीरे विनाश हो जाता है। तो संस्कृत का जब विनाश हुआ, तो प्राकृत ने उसकी जगह ले लिया। उस प्राकृत में पहली जो जगह लिया, उसने पाली लिया,
और पाली का वर्चस्व इतना था कि भगवान बुद्ध ने संस्कृत को न अपना करके पाली भाषा को चुना, जिससे कि अपने उपदेशों को, अपनी बातों को रखा जा सके आम जनता को, क्योंकि उनको आम जनता को पकड़ना था, जो सबसे निचले स्तर के थे, जिसमें उन्होंने अपने संघ में इसके लिए सभी को अनुमति दे रखा था। द्वितीय प्राकृत काल, जो प्राकृत काल 1 ईस्वी सन से 500 AD तक रहा, यह द्वितीय प्राकृत काल में खासतौर से जैन साहित्य का वर्चस्व रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जैन साहित्य ये प्राकृत में ही मिलते हैं। उसके बाद जब प्राकृत का भी विनाश हो गया, प्राकृत काल समृद्ध शुरू हुई और चरम पे पहुंची और उसका क्लाइमेक्स हुआ, लास्ट में इसका भी विनाश हुआ धीरे धीरे। तब आम जन ने जब ये प्राकृत भी तमाम नियमों से प्रतिबद्ध होकर जब ये कठिन हो गई, दुष्कर हो गई समझना आम लोगों को, आम लोगों ने इसको भी त्याग कर एक नई भाषा जो चल रही थी सबसे निचले स्तर पे, उसको अपना लिया, जो सबसे निचले स्तर का। तो उस समय जो भाषा बोली जाती थी उसको वैज्ञानिकों भाषा पंडितों ने, साहित्यकारों ने अपभ्रंश या गिरी हुई भाषा कहा। तो तृतीय प्राकृत काल को अपभ्रंश काल अपभ्रंश काल में लगभग खिचड़ी साहित्य मिलते हैं। कुछ अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं मिलती हैं, कुछ अपभ्रंश मुक्त रचनाएं मिलती हैं, उसमें कुछ वीरगाथात्मक रचनाएं मिलती हैं, तो कुछ श्रृंगार की रचनाएं मिलती हैं, कुछ भक्ति की रचनाएं मिलती हैं। तो इस काल में लगभग अपभ्रंश काल में लगभग सिद्ध आएंगे और नैनार अलवार आएंगे, तो वो बाद में हमको बताएंगे। तो पहले हम इसका वितरण कर लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में, यानी कि अपभ्रंश काल 500 AD से 1 ईस्वी सन तक। अब आइए हम चलते हैं दोस्तों अपने उद्देश्य की तरफ। हमारा उद्देश्य क्या है, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ जो अभी हमारा जो सिलेबस चल रहा है इस समय, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, मैं हिंदी की उत्पत्ति करा रहा हूँ। तो धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति की तरफ। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी की, जो हमने बता दिया है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत रही है, और संस्कृत भारत की अति प्राचीन काल की भाषा रही है, और अति प्राचीन जो साहित्य रहा है वो वैदिक साहित्य रहा है। तो जो आर्य भाषा का जो प्रथम हमने बताया, प्रथम भारतीय आर्य भाषा काल, जिसको हिंद आर्य भाषा के नाम से जाना गया, लौकिक जो वैदिक कालीन भाषा रही उसको। तो भारतीय आर्य भाषा, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा रही है, उसमें जो वैदिक काल की भाषा रही है, जैसे वैदिक संस्कृत, लौकिक काल की भाषा लौकिक संस्कृत व संस्कृत काल की भाषा पाणिनि काल तक, लगभग 2400 से 1500, 1500 से 500 BC तक। इस काल में तो संस्कृत का ही वर्चस्व रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई और भाषा नहीं बोली जाती थी। इसमें एक निचले स्तर, भाषा के कई स्तर होते हैं। सबसे ऊपर स्तर होता है जो सबसे कुलीन लोग सबसे कुलीन भाषा बोलते हैं, जो व्याकरण सम्मत, जो शुद्ध होती है, परिशुद्ध, परिमार्जित होती है, टकसाली होती है। उसके बीच में कुछ बिगड़े हुए बोलते हैं लोग, उसके नीचे कुछ और लोग बोलते हैं। तो जो प्राकृत काल रहा है, इसका मूल कहीं न कहीं इस प्राकृत भाषा, कहीं मध्यकालीन भाषा जो भरकर सामने आई संस्कृत काल के बाद, इसका मूल कहीं न कहीं वैदिक काल ही रहा है, संस्कृत ही रही है। तो एक तरफ तो वो चल रही थी, लेकिन निचले स्तर पे एक प्राकृत भाषा जो चल रही थी, वो अपना स्तर बनाए हुए थी। जब धीरे धीरे संस्कृत का विनाश हुआ, संस्कृत 500 BC के आसपास, जब पाणिनि बाबा ने 14 महासूत्रों द्वारा, अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ के द्वारा उसे सभ्य बना दिया, सुसंस्कृत बना दिया, तो जब उन्होंने परिमार्जित कर दिया, तो उसे संस्कृत कहा जाने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें इतना बोझल हो गया कि आम आदमी कभी किसी भाषा का गुलाम नहीं होता। जब बोझ हो गया तो बोझ नहीं ढोता है, वो फ्री होता है। तो उसने जो पहले से चली आ रही थी, वैदिक काल से ही चली आ रही थी, वैदिक काल, लौकिक काल, संस्कृत काल, जो निचले स्तर पर चली आ रही थी भाषा, उस भाषा थी वो प्राकृत थी। तो प्राकृत ने भी, क्या कोई भाषा अगर उत्पत्ति तभी होती है जब वो कभी न कभी किसी अपने समृद्ध का हाथ पकड़ती है। तो प्राकृत ने भी संस्कृत भाषा का हाथ पकड़ा, जिसका संस्कृत का पकड़ा। तो कहीं न कहीं संस्कृत से ही प्राकृतों का विकास हुआ। जब
संस्कृत बोझिल हो गई, व्याकरण सम्मत हो गई, आम आदमी समझ नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, ये केवल विद्वानों की भाषा बन के रह गई। बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे गए, ऐसे लिखे गए जिनको समझना दुष्कर हो गया। तो उसको समझने वाले कम लोग रह गए, बोलने वाले कम लोग रह गए, लिखने वाले कम लोग रह गए। जब कम हो गए तो ज़ाहिर-सी बात है, भाषा भी सिमट के रह गई कुछ ही लोगों में। हैं? तो संस्कृत का भी धीरे-धीरे 500 बीसी के आसपास पाणिनि काल के बाद की स्थिति जो बनती है, 150 इधर-उधर रहा होगा, तो संस्कृत का भी धीरे-धीरे विनाश हो गया। विनाश होना शुरू कर गया तो संस्कृत भी लुप्त होने के कगार पे आ गई। उसकी जगह पाली जो चल रही थी, पाली काल ने यानी कि जो प्राकृत चल रही थी वो पाली उसका प्रथम भाग जो था पाली, तो पाली भाषा ने जगह ले लिया। तो हम चल रहे हैं हिंदी की तरफ, हमें हिंदी की उत्पत्ति कराना है। तो अगर प्रश्न बनता है कि प्राकृत का विकास किससे हुआ, तो प्राकृत का भी विकास संस्कृत से हुआ है। जिस प्रकार से प्राकृत हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, वैसे भी आदि जननी इसकी भी प्राकृत की भी संस्कृत है। अगर प्रश्न पूछता है तो आप इससे इस तरह से मारेंगे। तो प्राकृत का विकास इसके मूल में कौन है? संस्कृत ही है, जो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से होते हुए संस्कृत की तरफ होते हुए प्राकृत काल में आए कि प्रथम प्राकृत काल पाली में आई। ये 500 बीसी के आसपास से इसका विकास जो हुआ चरम पहुँचा, एक ईस्वी सन तक लगभग 500 सालों तक इसका क्रम चलता रहा। बौद्धकालीन साहित्य इसमें रचे जाते रहे, लोग समझते रहे, लेकिन धीरे-धीरे यह भी दुर्बोध होती गई। तो हमारे हिंदी की तरफ जब उसका विनाश हुआ तो जो प्राकृत काल जो प्राकृत भाषा चली मध्यकालीन भाषा, प्राकृत भाषा वो पहले से चली आ रही थी। तो लगभग जब पाणिनि काल तक आता है, तो जो पाणिनि काल आते-आते क्या हुआ कि उसके जो प्राकृत चल रही थी, उसके अलावा और भी क्षेत्रीय बोलियों ने जगह बनाना शुरू कर दिया, सर उठाना शुरू कर दिया। तो प्राकृत काल यानी कि पाणिनि काल तक हुँ, पाणिनि काल तक हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति की तरफ चल रहे हैं अब। ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिंदी भाषा की उत्पत्ति करा यहीं देखिए नहीं समझ पाएँगे दिक्कत हो जाएगी। तो जो अ, एक परत जो चल रही थी उसमें जो प्राकृत का काल जो है समय जो वैदिक काल से लेकर जो है चलता पाणिनि काल तक आ रहा था, उसमें भी एक उसके भी नीचे एक स्तर चल रहे थे, क्षेत्रीय बोलियों की। ये भाषा में चली गई, विभाषा की तरफ थी लेकिन क्षेत्रीय बोलियों की। तो उस समय जो पाणिनि काल यानी कि 500 बीसी जब संस्कृत का विनाश हुआ, इस काल तक आते-आते 3 क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हो गईं। पाणिनि काल तक आते-आते 500 बीसी के आसपास 3 क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हो गईं। कौन-कौन सी थी? पश्चिम, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी बोली। पहली क्षेत्रीय बोली, दूसरी क्षेत्रीय बोली और तीसरी क्षेत्रीय बोली। ये क्षेत्रीय बोलियाँ हैं। 500 बीसी तक 3 क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हुईं। भाषा वैज्ञानिकों ने यही निर्धारित किया हमारे वर्गीकरण में कि जब प्राकृत काल वैदिक काल से होते हुए प्राकृत काल के तो वैदिक काल से ही चला आ रहा है, तो उसके मूल में वैदिक काल के मूल में प्राकृत का जो जो मूल है कहीं न कहीं वैदिक संस्कृत या वैदिक या लौकिक संस्कृत या संस्कृत ही है। इसके जड़ में वही है। तो एक जो निचले स्तर पर प्राकृत चली आ रही थी उसमें जब ये संस्कृत का विनाश हुआ उस काल तक यानी कि 500 बीसी के आसपास कुछ और क्षेत्रीय बोलियों ने सर उठाना शुरू कर दिया, तो उसमें उस समय जो चलती थी क्षेत्रीय बोलियाँ, 3 क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हो गईं, पाणिनि बाबा काल तक यानी कि पाणिनि काल तक। हुँ, पाणिनि काल तक 3 क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हो गईं, यानी कि 500 बीसी के आसपास। पश्चिमोत्तरीय क्षेत्रीय बोली, मध्य देशीय क्षेत्रीय बोली और पूर्वी क्षेत्रीय बोली। ये 3 क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हो गईं। इसके बाद धीरे-धीरे और भी साहित्य रचा जाने लगा।
पाली का। तो 520 से 1 ईस्वी सन तक 3 क्षेत्रीय बोलियाँ चलती रहीं। तो लगभग जब ये भाषा तो पाली चलती रही, पाली साहित्य रचे गए, पाली का विकास होता गया, पाली धीरे-धीरे पाली अपने चरम पर पहुँचती गई, इसमें पाली जो अशुद्ध थी उसको शुद्ध किया जाने लगा, धीरे-धीरे शुद्धिकरण की तरफ बढ़ते हुए पाली आगे बढ़ रही थी। जब ये पाली काल का विनाश काल आ गया, पाली का विनाश काल 1 ईस्वी सन के आस-पास 500 सालों तक पाली का वर्चस्व रहा, पाली भाषा का। तो पाली का विनाश काल धीरे-धीरे आ गया क्योंकि पाली भी धीरे-धीरे पंडितों की भाषा बन के रह गई। धीरे-धीरे प्रकांड विद्वानों की भाषा बनने लगी। पाली को बोलने वाले कुलीन कहे जाने लगे, बहुत विद्वान प्रकांड ज्ञानी कहे जाने जैसे आज अंग्रेजी का वर्चस्व है, उसी तरह से उस समय जब संस्कृत खत्म हुई तो पाली ले लिया और पाली जब बहुत ज़्यादा शुद्ध हो गई, बहुत ज़्यादा परिमार्जित हो गई, तो उसको बोलने वाले, समझने वालों को धीरे-धीरे प्रकांड विद्वान कहा जाने लगा। जब विद्वान कहा जाने लगा तो विद्वानों की संख्या कम होती है, उँगलियों पर गिनने भर। इसीलिए उस पाली का भी धीरे-धीरे विनाश होना शुरू हो गया, क्योंकि पाली ने अब लोक तत्वों का सहारा लेना छोड़ दिया और वो पाली भाषा ने केवल विद्वानों का साथ देना शुरू कर दिया, अब विद्वानों के साथ रहने शुरू कर दी। जब विद्वानों के साथ रहते हैं तो क्या होता है, विद्वान जब जितने हैं उतने उतने तक सीमित रह जाती है, तो इस तरह धीरे-धीरे इसका विनाश होता है। इसी तरह इसीलिए यही कारण है कि आप देखेंगे जब मैं भारतीय नाट्य शास्त्र में पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तो भारतीय नाट्य शास्त्र में देखेंगे कि जो संस्कृत नाटक हैं, उसमें जो बड़ी जातियों के लोग होते थे, उनके लिए कोई और भाषा थी, जैसे कुलीन संस्कृत हुआ करती थी, सर्वश्रेष्ठ संस्कृत हुआ करती थी। उसके बाद जो मध्य स्तर के हुआ करते थे, उनके लिए उनको पाली में डायलॉग बुलवाया जाता था। उसके बाद उसके निचले वालों को कुछ और बुलाया जाता था, चंडालों को कुछ और बुलाया जाता था। तो भाषा भी लोक तत्वों का सहारा लेती है, अपने जीवन की रक्षा के लिए। तो भाषा तभी तक जीवित रहती है जब लोक के बीच रहती है, जब लोक नहीं तो भाषा नहीं। जब लोक यानी कि जनता, विस्तृत कर लो बहुत ज़्यादा लोग। तो बहुत ज़्यादा लोग जो लोग नहीं रह गए तो पाली का भी धीरे-धीरे बोझिल होना शुरू हो गया। पाली जब बोझ बन गई, तो आम आदमी ने समझना, बोलने के लिए कोशिश करना छोड़ दिया। उसने एक नई भाषा की तरफ मुख मोड़ दिया जिसको प्राकृत के नाम से जाना गया। यानी कि 1 ईस्वी सन तक आते-आते जब पाली का विनाश हो रहा है, यानी कि पाणिनि बाबा काल तक, यानी कि ये संस्कृत काल के खत्म होने तक 3 क्षेत्रीय जो बोलियाँ चल रही थी, अब यानी कि एक जब पाली खत्म हो रहा है, पाली का अंत हो रहा है और प्राकृत की शुरुआत हो रही है, तो प्राकृत की जो शुरुआत हुई लगभग 1 ईस्वी के आसपास या उसी के आसपास या सन या 100 के आसपास में, क्योंकि 100 बड़ी से इधर-उधर होता है। तो इसी के काल तक आते-आते जो 3 क्षेत्रीय बोलियाँ चल रही थी, उसमें एक और क्षेत्रीय बोली जुड़ गई, क्योंकि जो उच्च स्तर भाषा चल रही है, तो केवल वही नहीं चलती, उसके अलावा कई परतें चलती हैं। तो सबसे निचली परत जो चल रही थी, ये बोलियों का चल रहा था। बोलियों के बाद विभाषा का चलता है। विभाषा के बाद तब भाषाओं की तरफ पहुँचती है। तो बोलियाँ सीमित क्षेत्रों में बोली जाती थी। तो सीमित क्षेत्रों में जो बोली जाती है तो पश्चिम उत्तरी यानी कि भारत का नक्शा बना लीजिए, ठीक? भारत का नक्शा बना लीजिए, तो जो ये पश्चिमी भाग है, जैसे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, तो ये उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में जो बोली जाती थी बोलियाँ, वो पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में पहला भाषा बताइए बोली क्षेत्र। मध्य देश में जैसे यूपी वगैरह से तो मध्य प्रदेश और जो बीच स्तर के जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, दक्षिण की नहीं, साउथ की नहीं, मैं कन्नड़, तमिल, तेलुगु की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मध्य देश की जो थी मध्य देश उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, कुछ छत्तीसगढ़, झारखंड इधर का कहा जाता था, कुछ महाराष्ट्र का भाग। तो मध्य देशीय क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हुई और पूर्वी की तरफ जानते ही हैं कि बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, असम तक जो थी वह पूर्वी क्षेत्रीय बोली विकसित हुई। और जब पाली का विनाश हुआ उस काल तक यानी कि द्वितीय प्राकृत काल यानी कि प्राकृत काल जो ही शुरू हो रहा है, उसी के आस-पास एक दक्षिणी भाषा वैज्ञानिकों ने
दक्षिणी क्षेत्रीय बोलियां जोड़ दिया। दक्षिणी या दक्षिणी, क्योंकि प्राकृत में जब आता है तो वो उसका रूप बदल जाता है बोलने का, उच्चारण का, लिखने का। तो दक्षिणी क्षेत्रीय बोली यानी कि 1 ईस्वी सन तक, 1 ईस्वी सन तक आते-आते जो 500 बीसी तक चलती रही पश्चिम, मध्य देशी, पूर्वी बोलियाँ जो चलती रही लोकल स्तर पे, लोकल स्तर में किसी का 2-4 गाँव, 2-4 किलोमीटर कहा जाता है, कोस-कोस पे पानी 3 कोस पे वाणी, तो वही हालत थी। ये भाषाएँ चल रही थी। 500 सालों में एक दक्षिणी को भी भाषा वैज्ञानिकों ने जोड़ दिया, क्योंकि दक्षिण तक ही, दक्षिण भारत तक भी ये फैलने लगी। तो 1 ईस्वी सन तक 4 क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हो गई। हुँ। अब हम चलते हैं, अब देखिए धीरे-धीरे, अब हम बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि अब दक्षिणी, दक्षिणी या पाली के बारे में या प्राकृत के बारे में आगे पढ़ाएँगे हम आपको। इनका व्याकरण भी पढ़ाएँगे, इनसे जो प्रश्न पूछता है वो भी पढ़ाएँगे। इनकी विशेषताएँ पढ़ाएँगे, इनका परिप्रेक्ष्य पढ़ाएँगे। इनके साहित्य जो है दक्षिणी के, उसको भी पढ़ाएँगे। अब हम चलते हैं, 4 भारतीय क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हुई। देखिए क्षेत्रीय बोलियों से ही धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ है। अब आ गया प्राकृत काल, यानी कि प्राकृत काल तक की शुरुआत तक 4 क्षेत्रीय बोलियाँ हमने जोड़ दी हैं। 4 क्षेत्रीय बोलियों का विकास हो गया। अब आइए आगे चलते हैं। जब प्राकृत काल हुआ तो अ पाली का जब विनाश हुआ, पाली जो धीरे-धीरे व्याकरण सम्मत होने लगी, विद्वानों की भाषा बनने लगी, तो इसका भी धीरे-धीरे विनाश हो गया। कारण ये था, क्योंकि इसको समझने वाले, बोलने वाले कुछ ही पंडित प्रकांड विद्वान रह गए। तो भाषा क्या करती है, अपने जीवन के जीवित रहने के लिए लोक तत्वों का सहारा लेती है। लोक तत्व जिसके पास नहीं है, जन नहीं है, उसका विकास नहीं हो सकता, उसका विनाश तय है। तो धीरे-धीरे पाली का भी विनाश हो गया, प्राकृत काल आ गया। 1 ईस्वी सन तक आते-आते 4 क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हो गई। अब आता है प्राकृत काल। प्राकृत काल यानी द्वितीय प्राकृत काल। हमने कहा ना, मध्यकालीन जो भारतीय भाषा का काल था, पूरा का पूरा काल 500 से 1000 ईस्वी तक प्राकृत काल ही रहा है। उसका जो वितरण किया गया उपविभाग में, उसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का वितरण किया गया है। तो जो द्वितीय प्राकृत काल, प्राकृत काल, पाली का विनाश हो गया, तो उसके जगह पे प्राकृत ने उसकी जगह ले ली। अब आइए 1 ईस्वी सन से 500 एडी तक चलते हैं। 500 एडी यानी कि अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल तक हमने बताया कि पाणिनि बाबा काल तक जब संस्कृत का विनाश हुआ, तो 3 क्षेत्रीय बोलियाँ, याद रखिएगा, 3 क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हुई थी उसमें, जिसको भाषा वैज्ञानिकों ने दिया है, प्रमाण दिया है, और ये बिल्कुल कोर्ट में जाने योग्य है, किताबें में यही मिलता है, और जो प्रश्न पूछता है यही पूछता है। पाणिनि काल तक कितनी क्षेत्रीय बोलियाँ थी? 3 क्षेत्रीय बोलियाँ थी, पश्चिम, मध्य और पूर्वी। और जब प्राकृत काल आया 1 ईस्वी सन के आसपास, तो 4 क्षेत्रीय बोलियाँ, उसमें दक्षिणी जुड़ गई। अब क्या हुआ, प्राकृत काल आ गया, तो प्राकृत भाषा रची जाने लगी। प्राकृत धीरे-धीरे बौद्ध धर्म का भी विनाश होने लगा, बौद्ध धर्म का क्षरण होने लगा, क्योंकि उसमें जो भगवान बुद्ध ने पंचमकार के लिए मना किया था, पंचमकार कहा था, उसको भी धीरे-धीरे अपनाने लगे। उसमें भी उसका भी क्या नाम है कि बौद्ध संगीति 1 ईस्वी के आसपास उसी समय हुई थी। कालाशोक के काल तक लगभग, ये मुझे ध्यान में लग रहा है। तो लास्ट जो बौद्ध संगीति हुई, उसी समय बौद्ध धर्म का क्या नाम कि विभाजन हो गया हीनयान, महायान में। हीनयान तो अपना बुद्ध के जो मूल उद्देश्य थे वो लेकर चला। महायान क्या किया, उसने समय के अनुसार अपने आप को बदल दिया। जो पंचमकार उन्होंने कहा था कि नहीं अपनाना है, पंचमकार को उसने अपना लिया। तो इसके बारे में विस्तार से हम सिद्ध काल में पढ़ाएँगे, तो जिससे वज्रयान से सिद्धों से नाथ निकले, तो वो हम बाद में बताएँगे। तो अब हम चलते हैं भाषा की तरफ, हम हिंदी की उत्पत्ति करा रहे हैं। हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती हुई थी? हिंदी की आदि जननी हमने संस्कृत बताना शुरू कर दिया, वहाँ से आते हुए देखिए अब हम पहुँचे हैं प्राकृत काल तक।
प्राकृत काल तक शुरुआत तक लगभग 4 भाषाएँ जो क्षेत्रीय बोलियाँ थी, वो विकसित हो गई। 4 क्षेत्रीय बोलियाँ हमने बता ही दिया, जब नक्शा उठाएँगे तो इधर पश्चिम, उधर पूरब, इधर मध्य, इधर दक्षिण को डाल दिया गया। भाषा वैज्ञानिकों ने रख दिया। अब ये प्राकृत काल जब शुरू हुआ, तो ये अपने जो शुरुआती दौर में ये बिल्कुल हीन भाव में था, जिसमें परिमार्जन या शुद्धिकरण नहीं हुआ था। जब इसमें भी प्रकांड विद्वान हुए हुए इस भाषा को भी इस जो बोली एक तरह से हुआ करती थी, धीरे-धीरे भाषा बनी, इस भाषा को भी उन्होंने शुद्ध करना शुरू कर दिया, परिमार्जन शुरू कर दिया करना। शुद्धिकरण जब किया, तो जब शुद्धिकरण करते हैं किसी भाषा का, तो उस भाषा में बोझ आना शुरू हो जाता है, भाषा बोझिल होनी शुरू हो जाती है। तो बोझ जो होता है आम जनता नहीं उठाती है, बोझ उठाकर फेंक देती है। धीरे-धीरे क्या हुआ प्राकृत भी अपने विनाश की तरफ बढ़ती गई। विनाश की तरफ बढ़ते-बढ़ते 500 साल तक उसको समय लग गया। लगभग 500 साल तक ये उठी, चरम पर पहुँची, फिर नीचे तरफ आते-आते 500 साल तक जब आई, तो अपभ्रंश के रूप में इसका क्या नाम स्थानांतर मतलब ये बदल गई, अपभ्रंश के रूप में बदली। तो इसका जब विनाश हुआ, तो एक नई जो चल रही थी सबसे निचले स्तर की जो भाषा, जो ग्रामीण भाषा, लोक भाषा, जन भाषा, आम भाषा, जन-जन की भाषा, मज़दूर की भाषा, भिखारी की भाषा, तो वो उसने जो सर उठाना शुरू कर दिया। वो सर किसने सर उठाया? अपभ्रंश ने उठाना शुरू कर दिया। अपभ्रंश वो था जो पंडितों ने भिखारियों की, आम जनता की, मज़दूरों की बोली थी, उसको कहा ये अपभ्रंशित बोली बोलते हैं। तो अपभ्रंश नाम उसको पड़ गया। अब जो प्राकृत का जब विनाश हुआ, तो प्राकृत विनाश होते-होते प्राकृत ने कई क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित कर दी। कई क्षेत्रीय प्राकृत काल तक, इसके अंत तक आते-आते कई क्षेत्रीय बोलियाँ, यानी कि 500 एडी तक आते-आते प्राकृत काल तक कई क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हो गई। क्षेत्रीय बोलियाँ तो कई थी, लेकिन भाषा वैज्ञानिकों ने कुछ क्षेत्रीय बोलियों को महत्व दिया, क्योंकि हमें हिंदी की तरफ चलना है। जो हिंदी क्षेत्रीय बोलियाँ, हिंदी भाषित क्षेत्र हैं, उनमें जो बोलियाँ बोली जाती हैं, उनके अलावा जो विभाषा है, जो भाषा है, उसको निर्धारित करने के लिए तो उन्होंने जो वर्गीकरण कर दिया। तो कुछ जो क्षेत्रीय बोलियाँ उन्होंने लिया, उन क्षेत्रीय बोलियों को जान लीजिए, कौन-कौन सी क्षेत्रीय बोलियाँ रहीं। हमने बताया कि 1 ईस्वी तक 4 क्षेत्रीय बोलियाँ थी। जब प्राकृत काल का अंत हुआ, तो कई क्षेत्रीय बोलियाँ सामने आ गई। तो जो क्षेत्रीय बोलियाँ प्राकृत काल ही थी, इन्हीं प्राकृतों से ही, अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत तगड़ा पूछता है। इन्हीं प्राकृतों से ही क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। क्षेत्रीय अपभ्रंश, जो क्षेत्रीय अपभ्रंश हैं, इनका विकास किससे हुआ? प्राकृत से हुआ। इसी तरह से एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एक कड़ी बनती जा रही है। कहीं न कहीं संस्कृत से प्राकृत आई, प्राकृत से पाली, पाली से फिर प्राकृत आई। तो इन्हीं अपभ्रंशों से, यानी कि प्राकृत के अपभ्रंश से ही, प्राकृत अपभ्रंशों से ही क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। और इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंशों से, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंशों से लगभग 500 साल तक लग गया, आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। तो क्षेत्रीय अपभ्रंश, जो प्राकृत क्षेत्रीय अपभ्रंश हुए, क्षेत्रीय बोलियाँ हुई, उन्हीं अपभ्रंशों से, देखिए अब आइए ध्यान दीजिएगा कि हिंदी की उत्पत्ति अब होने जा रही है धीरे-धीरे। तो विभिन्न जो क्षेत्रीय बोलियाँ थी उस समय, वो प्राकृत क्षेत्रीय बोलियाँ, इन्हीं प्राकृत क्षेत्रीय बोलियों से ही प्राकृत काल में ही चल रही थी वो। ऐसा नहीं कि अब अपभ्रंश गाते हुए इन्होंने सर उठाना शुरू किया। उसमें एक परत चल रही है, जो प्राकृत अपने समृद्धता पे चल रही थी, साहित्य रचे जा रहे थे। उसमें तमाम तरह के प्रवचन दिए जा रहे थे। तो उसके नीचे भी एक परत चल रही थी, जिसको अपभ्रंश के नाम से जाना गया। और अपभ्रंश में जो क्षेत्रीय अपभ्रंश हुए, क्षेत्रीय मतलब लोकल, लोकल स्थानों पर जो बोली जाती थी, तो कई क्षेत्रीय जो बोलियाँ हुआ करती थी, उनमें जो उन्होंने चुना, तो प्राकृतों से ही क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। तो उसमें कौन-कौन से क्षेत्रीय अपभ्रंश थे उन्होंने चुना, उसको आप जान लीजिए, क्योंकि इसी से हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति कराएँगे। जो क्षेत्रीय अपभ्रंश हुए, उसमें सौरसेनी, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से बनते हैं।
सौरसेनी अपभ्रंश, प्राकृतों से ही क्षेत्रीय अपभ्रंश, तो ये क्षेत्रीय अपभ्रंश है। तो सौर उस समय यह भी एक क्या है, बोलिए के रूप में थी, क्षेत्र जो क्षेत्र लोकल क्षेत्रों में बोली जाती थी वो बोली के रूप में ही थी। तो जो प्राकृतों से क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हो, उसमें सौरसेनी का विकास हुआ, जो भाषा वैज्ञानिकों ने रखा है। पैसाची इसके बारे में विस्तार बताएंगे, कौन कौन से कहाँ बोली जाती हैं। सौरसेनी अपभ्रंश जो प्राकृत अपभ्रंश हुआ, पैसाची अपभ्रंश, तीसरा ब्राचड़ अपभ्रंश, चौथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, पांचवा जो इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसी से विभिन्न क्षेत्रीय बोलियां जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोली जाती है विकास हुआ है। तो दोस्तों जो प्राकृतों से विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ, उनमें सौरसेनी जिसको भाषा वैज्ञानिकों ने लिया है हिंदी भाषा की उत्पत्ति कराने के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि वैसे तो बहुत सी क्षेत्रीय बोलियां रही होंगी, लेकिन उनमें जो मूल क्षेत्रीय बोलियां थी, क्षेत्रीय अपभ्रंश हुए थे, उन क्षेत्रीय अपभ्रंशों को भाषा वैज्ञानिकों ने लिया है। तो जो इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंशों का जो विकास हुआ प्राकृतों से ही हुआ, ये प्रश्न बनता है। तो प्राकृतों से ही क्षेत्रीय अपभ्रंशों का प्राकृत से ही क्षेत्रीय अपभ्रंश का विकास हुआ। तो कौन कौन से क्षेत्रीय अपभ्रंश हुए? सौरसेनी क्षेत्रीय अपभ्रंश, पैसाची क्षेत्रीय अपभ्रंश, ब्राचड़ क्षेत्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय क्षेत्रीय अपभ्रंश, उसके बाद मागधी क्षेत्रीय अपभ्रंश, छठवां मागधी क्षेत्रीय अपभ्रंश, अर्ध मागधी क्षेत्रीय अपभ्रंश। ये 6 क्षेत्रीय अपभ्रंश हैं। इन्हीं को आगे लेकर चलेंगे। इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंशों से जिनका विकास प्राकृतों से हुआ, तो इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंशों को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंश आगे लेकर बढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं से कहीं न कहीं हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो हिंदी संबंधित बोलियां या विभाषाएं रही हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। तो इन्हीं विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से ही आधुनिक भाषाएं, उपभाषाओं, बोलियां, इनका विकास हुआ है। तो हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंशों को आगे लेकर चलेंगे और हिंदी की उत्पत्ति कराएंगे। कौन कौन से क्षेत्रीय अपभ्रंश लेकर चलेंगे हम? सौरसेनी क्षेत्रीय अपभ्रंश, पैसाची क्षेत्रीय अपभ्रंश, ब्राचड़ क्षेत्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश। इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंशों लेकर के हम, यानी कि अब देखिए इन क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास होते होते लगभग 500 साल लग गए। यानी कि इनका विकास जो भाषा वैज्ञानिकों ने रखा, 500 साल तक इनका लगभग विकास होता रहा। यानी कि 1000 ईस्वी सन तक इनका विकास होता रहा। 1000 ईस्वी सन के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल, जिसका हम पढ़ाएंगे आपको 1000, यानी कि हमें बताया है ना, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो चल रही है, उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तो हम उसका साहित्य जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आधुनिक काल के जो रहे हैं, यानी कि पुरानी हिंदी या अवहट्ट हिंदी या संक्रांति कालीन हिंदी, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा, आदिकालीन हिंदी को, तो आदिकालीन हिंदी हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा एवं उसके साहित्य की उत्पत्ति एवं विकास में पढ़ाएंगे। अभी हम हिंदी की भाषा की उत्पत्ति करा रहे हैं। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई, हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो बोलियां रही हैं, वो विभाषाएं रही हैं, भाषाएं हुई, उनका विकास कैसे हुआ? उनका हुआ धीरे धीरे, कहीं न कहीं इसकी जड़
इन विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से हुआ। इन क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास प्राकृतों से हुआ। तो इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंशों से ही हम अगली वीडियो में आपको हिंदी का विकास, हिंदी की उत्पत्ति कराएँगे और इनके बारे में विस्तार से हम बताएँगे। सौरसेनी क्या है? इसका अर्थ क्या है? सौरसेनी का पैशाची का अर्थ क्या है? क्षेत्र क्या है? वराचर का अर्थ क्या है? क्षेत्र क्या है? महाराष्ट्रीय मागधी, अर्धमागधी वगैरह-वगैरह 1000 ईस्वी सन तक। तो यही जो क्षेत्रीय अपभ्रंश है, इन्हीं से आधुनिक हिंदी भाषा, उपभाषा, बोलियों का विकास हुआ है। इसको हम अगली वीडियो में बनाएँगे। इस वॉल्यूम नंबर 2 चलेगा ये। पहला वॉल्यूम नंबर यानी कि प्रथम भाग हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, द्वितीय भाग हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल यानी कि प्राकृतों का काल पढ़ा दिए हैं और हम तीसरे में हिंदी भाषा की उत्पत्ति करवाएँगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उनमें जो बोलियाँ, भाषाएँ, विभाषाएँ रही हैं, उनका विकास क्या हुआ, प्राथमिक चरण क्या हुआ, उनकी प्रवृत्तियाँ क्या रहे, विभिन्न कालों में साहित्य कौन-कौन से रचे गए, साहित्यों की प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, राजनीतिक स्थिति क्या रही है, लेखक क्या रहे हैं, कौन-कौन से लेखक रहे हैं, जिन्होंने कौन-कौन सी भाषा को अपनाया, सबका हम विस्तार से आपको पढ़ाएँगे। लेकिन पहले हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंशों से करवाएँगे। और अंत में एक बार आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और लोगों को बताएँ कि यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। मुझे लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत कर भी रहा हूँ। मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ लेक्चर के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, न कि किसी किताब से देख-देख के लिखवा रहा हूँ। लिखवाने का काम मेरा नहीं होगा। मुझे अगर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे आता नहीं तो मैं बिना देखे कैसे बोल रहा हूँ। यानी कि मैंने मेहनत किया इसलिए मैं बिना देखे हुए बोल रहा हूँ। एक भी चीज़ गलत निकले तो हमको तुरंत कमेंट में बताइएगा दोस्तों। कमेंट तुरंत करिएगा, कोई चीज़ हम गलत पढ़ा रहे हैं। मैं उसको तुरंत सुधार लूँगा और वैसे मुझे लगता है कि मैं कोई गलती अभी तक नहीं किया हूँ। और आप सभी से निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, हाँ? ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए मेहनत करें। तब तक के लिए नमस्कार।